तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मनु के सप्तांग सिद्धांत पर। तो इससे पूर्व वीडियो में भी हमने देखा था, आज हम उसी का सेकंड पार्ट बना रहे हैं। तो पूर्व वीडियो में हमने देखा था कि मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। मनु कहता है कि राज्य 7 अंगों से मिलकर बनी एक संस्था है और इस संस्था में हर अंग है उसका अपना विशेष महत्व है, हर का अपनी एक भूमिका है। ठीक है, तो हमने उसमें इससे पूर्व देखा था पहला अंग राजा या स्वामी जो शासन करता है, निर्णय लेता है, धर्म के अनुसार समस्त जो राजकार्य है उनका संचालन करने का जो मुख्य अधिकारी है वह राजा है। और राजा के लिए उसने कहा कि वह धर्म के अनुसार आचरण के प्रशासनिक क्षमताओं से युक्त होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, प्रजा रक्षक होना चाहिए, उसे अपने प्रजा के हित में धर्म के अनुसार व्यवस्था को बनाए रखना हुआ। दूसरी बात हमने की थी मंत्रियों की। तो चूंकि राजा अकेला पूरा शासन कार्य नहीं चला सकता, तो विभिन्न जो विभाग हैं उनके विशेषज्ञ का मतलब कि वो कुशल व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र के बहुत अधिक ज्ञाता हैं, उन ज्ञाताओं से बना के उसने एक मंत्रिमंडल की बात की जिसमें उसके मंत्री होंगे और वो मंत्री उसके कुशल सलाहकार होंगे। क्योंकि मनु ये स्पष्ट करता है कि राज्य का प्रयोग, चूंकि वह राजा को ये नहीं कहता कि जो राज्य है वो निजी है, वो एक संस्थागत स्वरूप इसका बताता है। तो संस्थागत स्वरूप का मतलब सब लोग मिलकर निर्णय लें, सबसे राय मशवरा करके वो निर्णय ले, अकेला नहीं कि जो जैसा मन मर्जी है। तानाशाही वाला जो सिस्टम है वो मनु ने नहीं रखा है। ठीक है ना। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शासन में जो डेमोक्रेसी है, चयन करने में अभी बात नहीं करते, लेकिन शासन में एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो डिसीजन मेकिंग की जो डेमोक्रेसी है, वहां मनु एक बात करता है कि राजा जो भी डिसीजन ले वो मंत्रियों से सलाह करके ले और उनके आधार पर, ऐसा नहीं कि वो केवल अपने निर्णय उन पर थोपता रहे। तो कुशल मंत्री हैं वो राज्य के विशेष अंग है और वो कहता है कि मंत्री अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से राज्य के विकास को गति मिलेगी, जन कल्याण के कार्यक्रमों में बहुत अच्छी तरीके से राजा अपना कार्य कर पाएगा। और मंत्रियों के लिए उसने स्पष्ट कहा है कि मंत्री राज्य हित में बात करें, न कि राजा के हित में। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए राजा क्या चाहता है, ऐसा नहीं कि उसके बहाव देख के कि वो जो चाहता है उसी के अकॉर्डिंग बात करें, तो उस समय राज्य है वो संकट में आ जाएगा। तो मनु ने अपन जब आगे देखेंगे मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो बहुत बातें मनु इसमें बताता है। लेकिन सामान्यतः आपको जब सप्तांग सिद्धांत का प्रश्न आता है तो आपको बताना है कि मनु ने बताया है कि राज्य का कुशल संचालन के लिए राजा को कुशल, अच्छी और विशेषज्ञतापूर्ण सलाह देने के लिए हर विषयों के, हर क्षेत्रों के विशेषज्ञ मंत्री आवश्यक हैं। ये राज्य के एक मुख्य अंग के रूप में मनु ने स्वीकार किए हैं। तीसरी जब हम बात करते हैं वह है राजधानी और दुर्ग। यह राज्य का एक आवश्यक अंग है। राजधानी का सीधा सा अर्थ है कि यदि राजा का एक निश्चित स्थान नहीं होगा तो लोग न्याय के लिए कहां जाएंगे, लोग अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए कहां जाएंगे, कहां से प्रशासनिक आदेशों का प्रवाह होगा, कहां वापस वो रिपोर्ट्स ली जाएगी। ये सारा करने के लिए कि भाई ये सारी इस तरह की चीजें हों कि बड़े आसानी से सभी लोग पहुंच सके, ऐसी जगह एक राजधानी का होना आवश्यक है, जहां लोगों के लिए सुविधा के अनुसार वहां पे पहुंचा जा सके, सुविधा अनुसार लोग आराम से अपनी बातें रख सके। लेकिन राजधानी इस तरीके से भी होनी चाहिए कि वह शत्रु के आक्रमण की दृष्टि से सुरक्षित स्थान भी होना चाहिए। और इसलिए राजधानी ऑब्लिक आपने देखा यहां पे दुर्ग जिसकी बात वह करता है कि एक दुर्ग उसमें इस तरह का होना चाहिए, उस राजधानी का मतलब दुर्ग स्वरूप होनी चाहिए जिसमें राजा बिल्कुल सुरक्षित रह सके और किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष आक्रमण होने की स्थिति में भी वह उनका सामना बहुत अच्छे से कर सके, शत्रु का जो सामना है वो कर सके, उसे पराजित कर सके। ठीक है। तो अलग अलग राज्यों के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न परिस्थितियां होती है। ऐसा नहीं कि सब जगह, जैसे आप देखते हैं ना, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कई बार विद्यार्थी पूछते हैं साहब दिन को पढ़ना चाहिए या रात को अधिक पढ़ें। तो ये अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग
एक नेचर होता है। कुछ विद्यार्थी सुबह उठ के बहुत अच्छे पढ़ सकते हैं, कुछ विद्यार्थी हैं वो देर रात तक पढ़ते रहते हैं। ये अपना अपना एक अलग मैटर है कि जिस समय आपका माइंड फ्रेश है, जिस समय आपको लगता है कि शरीर जो मस्तिष्क है वो कुछ ग्रहण कर रहा है, उस समय आप आराम से पढ़िए। जब आपको लगने लगा कि मस्तिष्क थक गया है तो आप जबरदस्ती न पढ़ें, चाहे वो कोई सा भी समय हो। तो परिस्थितियों के अनुसार है ना, किन परिस्थितियों के अनुसार हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग होती हैं, तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में इस तरह का दुर्ग होना चाहिए। तो कई प्रकार के दुर्ग हैं वो मनु बताता है। अभी भी आप में से बहुत से विद्यार्थी जो प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी, रीट वगैरह की जो तैयारियां करते हैं बच्चे, बहुत से विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या आप लोग भी जिनमें से कुछ बच्चों ने अभी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम दिया होगा 12th लेवल पे, तो आपने भी देखा होगा कि ऐसे प्रश्न कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि जैसलमेर का दुर्ग है वह कौन सा दुर्ग है, सवाई माधोपुर का दुर्ग है वह कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो कौन सा है। तो इस तरीके से डीग में आपने देखा है दुर्ग है वो कौन सा है। तो इसी प्रकार से मनु भी बताते हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार, उस राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार दुर्ग होने चाहिए, जिनमें वह कई प्रकार के दुर्ग की बात करता है। जैसे वन दुर्ग है, धानवन दुर्ग, आप रणथंभौर जाएंगे, सवाई माधोपुर आप देखेंगे, वहां पे इस तरह के दुर्ग हैं जिनके चारों तरफ आपको जैसे जंगल वगैरह नजर आते हैं। तो ये आपको इस तरह की चीजें आप देखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप जैसे इसी तरीके से चारों तरफ से मान लीजिए जल से गिरा हुआ दुर्ग है, तो वह जल दुर्ग हो गया, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि चारों तरफ पानी है, बीच में दुर्ग है। इसी तरीके से धानवन दुर्ग की बात करता है, और आप देखेंगे रेत के टीलों के बीच में चारों तरफ मरुस्थल है, उनके बीच में जो दुर्ग है मरुदुर्ग आप सुनते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के दुर्ग वो बात करते हैं। राजस्थान में आप देखते हैं गिरि दुर्ग, पर्वत दुर्ग जिनको आप कहते हैं, पर्वतों के ऊपर दुर्ग हैं जो बड़ी आराम से वहां से नीचे नजर रखी जा सकती है, और आक्रमण होने की स्थिति में ऊपर से जब आक्रमण किया जाता है तो जो शत्रु नीचे से जाएगा तो वो उसका सामना बहुत कम कर पाता है। तो ये हर दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मनु ने हर राज्य के आवश्यक अंग के रूप में राजधानी की बात की है, जिसमें सुरक्षा के लिए एक जो दुर्ग है या किला है वो होना चाहिए। तो राजधानी और दुर्ग, ये आप इसमें अगला अंग हो गया। तो नेक्स्ट यदि हम बात करें चौथे अंग की, तो फिर मनु यहां एक शब्द इस्तेमाल करता है राज्य। अब आप देखेंगे कि राज्य के तो अंग की बात कर रहे हैं हम, तो फिर राज्य क्या है। यहां राज्य का भौतिक स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, वो जिसे हम देख के बता सके कि हाँ जी ये राज्य है। जैसे हम बात करें, जैसे अभी राष्ट्रीय राज्यों का कंसेप्ट है, हमसे कोई पूछे कि श्रीलंका कहां है, तो आप बता सकते हैं कि जैसे ही आप भारत के लास्ट यहां जाते हैं तो यहां आपको आप बता देंगे साहब ये श्रीलंका है, भारत के इस छोर के ऊपर, तो ये श्रीलंका है। ये पूरा हम बता सकते हैं साहब ये भारत है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ये नेपाल है। तो ये कैसे बता पाते हैं हम, उनकी सबकी एक भौगोलिक सीमा होती है, उस भौगोलिक सीमा के अंदर जितनी भूमि स्थित होती है वह, और उस भूमि में निवास करने वाली जनसंख्या, ये दोनों मिलकर क्या बनती है, ये उसको नाम देता है मनु राज्य या जनपद का, ठीक है। तो एक निश्चित भूभाग जो है वो, और उसमें निवास करने वाली जनसंख्या, वहां के लोग, ये सारे क्या हो गए, ये राज्य के महत्वपूर्ण अंग हैं, ठीक है। ये नहीं होंगे तो राज्य नहीं होगा। तो हर राज्य की अपनी एक निश्चित सीमा की बात मनु करता है कि एक निश्चित भूमि होती है उसकी, और उस वही जहां से हम उसको पहचान कर सकते हैं। तो आप सीधा सा अर्थ आप लगा सकते हैं कि राज्य की भौगोलिक सीमाएं और उसमें निवास करने वाली जनसंख्या है जिसे वह राज्य या जनपद का नाम देता है, ठीक है। तो ये हो गया बाउंड्रीज के जो अंदर है वो सारी भूमि हो गई। नेक्स्ट हम बात करें तो राज्य का सबसे आवश्यक अंग है वो है कोष, खजाना, ठीक है। तो बिना धन के कार्यों का संचालन संभव नहीं है, न जन कल्याण का कार्य किया जा सकता, न आप विकास के कार्य कर सकते। तो विकास और जन कल्याण के जो कार्य हैं
राज्य की सुरक्षा का जो कार्य है, मतलब महत्वपूर्ण जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों में धन की आवश्यकता होगी। आपको सेना की आवश्यकता पड़ेगी, प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको जन कल्याण के लिए बहुत सी जो आप योजनाएं बनाएंगे उनको क्रियान्वित करने के लिए, सबके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। समाज में रोजगार सृजन करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक समुचित मात्रा में धन एक राज्य के पास आवश्यक है, यह बात मनु कहते हैं। ठीक है, मनु के अनुसार एक समुचित कोष, और उस कोष में समुचित मात्रा में, जैसे अब कोष में पैसा आएगा कहां से, तो इसके लिए अलग अलग उन्होंने कर की बात की है कि एक इस तरह का जो मतलब उचित कर, इसमें यहां भी आप एक शब्द ध्यान में रखिए, मनु बार बार कहते हैं कि कर है वो बड़ा उचित मात्रा में ही लगाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति सब कुछ कर के रूप में दे दे। यदि उनके पास बच रहा है एक निश्चित जो उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के बाद में कुछ राशि वह राज्य को जमा कराए, ताकि एक तरीके से उनकी समाज कल्याण की और योजनाएं बन सके, उनका कल्याण हो सके, और अधिक जो उनके लिए डेवलपमेंट की योजनाएं बनाई जा सके। तो ये सारी चीजें वो बात करते हैं कि ये आवश्यक है। तो एक उचित कोष की बात करते हैं, और कोष में जो धन आएगा वो किससे आएगा? उचित कर के माध्यम से आएगा। ठीक है, तो सीधा सा अर्थ आप लगा सकते हैं कि जो धन का भंडार है वो राजा के पास होना चाहिए, वो राज्य में होना चाहिए। क्योंकि धन का भंडार यदि नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि आवश्यकता पड़ने पर फिर हम कहां भागते घूमेंगे। तो धन जब होता है तो संस्था बड़े आराम से चलती है। आपने कई बार पढ़ा होगा, जब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियों की भी जब अपन बात करते हैं कई बार, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सबसे बड़ी समस्या जब आप देखते हैं उस समय क्या आती है? उसमें आती है कि धन को लेकर बड़ी समस्या है। निश्चित जो जैसे अमेरिका वगैरह है, वो अपनी बातों को क्यों थोप सकते हैं? इसलिए थोपते हैं कि उनका उसके जो बजट है, उस बजट में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका किसकी है? उनके धन की है। समझ गए आप इस चीज को? तो धन का बहुत महत्व है, धन पैसों का बड़ा महत्व है राज्य के संचालन में। ठीक है, तो ये आप एक बता सकते हैं कि धन का भंडार होना चाहिए, और उसमें उचित टैक्स लगा के राजा है वो धन की प्राप्ति करे, और धन का सदुपयोग है वो राजा धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, विकास के कार्यों में, जन कल्याण के कार्यों में अधिक से अधिक करे। यहां वो स्पष्ट कहता है कि ये चूंकि जनता का धन है, राजा इसे अपनी विलासिता में, अपने निजी भोग के लिए इनका उपभोग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपन राज्य जब राजा की दिनचर्या, राजा के कर्तव्य हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें आप डिटेल से देख पाएंगे। अगली जब हम बात करते हैं वो आती है सुरक्षा की। तो छठा जो बिंदु आता है वो मनु ने रखा है सेना, दंड। ठीक है, तो दंड का अर्थ यहां है कि जो भी व्यक्ति धर्म के प्रतिकूल आचरण करेगा उसे दंड दिया जाएगा, तथा जो भी बाह्य राज्य उस राज्य की सीमाओं में आक्रमण करेगा, सीमाओं का उल्लंघन करेगा, उनसे सुरक्षा के लिए उनको दंड दिया जाएगा। तो दंड देने के लिए धर्म के अनुसार नैतिक, अब यहां ध्यान में रखिए, आप देखिए दंड और सेना का अर्थ यहां बल से है, तो एक भौतिक बल की बात तो वो करता है, लेकिन इस भौतिक बल का प्रायोजन या उद्देश्य क्या है? नैतिक बल, जिसे आप कहते हैं कि नैतिकता इसका है, नैतिक स्थितियां स्थापित करना, नैतिक तरीके से, नैतिक रूप से, नीतिगत तरीके से राजा है वो अपनी सेना का इस्तेमाल करे। समझ गए आप इस चीज को? मतलब इसका दुरुपयोग नहीं करे, लोगों को परेशान करने के लिए दंड का प्रयोग नहीं करे, लोगों में अन्याय करने के लिए राजा है भौतिक बल का प्रयोग नहीं करे। तो एक आवश्यक मात्रा में जो भौतिक बल है सेना के रूप में जो वहां स्थित रहेगा, जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेगी, और इसके लिए राज्य को आवश्यक है कि उसके पास एक पर्याप्त सेना हो। ठीक है ना? तो ये मतलब कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं करे, ये इसके लिए उस समय के अनुसार जो जो धार्मिक जो नीतियां बनी हुई थी उनका उल्लंघन नहीं करे उनके लिए। तो ये क्योंकि उन सबको रोकने के लिए सबसे अधिकृत संस्था कौन है? राज्य है। ठीक है, तो जब राज्य अधिकृत संस्था है उस समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो वह उन सारे उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए ही अपने जो दंड या सेना है इसका प्रयोग राजा करेगा, और इसके लिए भौतिक बल है वो राज्य की एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण अंग के रूप में मनु ने स्वीकार किया है कि एक और कई प्रकार की सेना मनु बताते हैं। आज भी आप देखते हैं हमारे यहाँ भी, क्योंकि अलग अलग तरीके से हमारी जो सीमाएं हैं
पानी से घिरी हुई भी है, तो आकाश मार्ग से भी आक्रमण हो सकते हैं। तो आप इंटरनेशनल लॉ जब पढ़ते हैं, हवाई युद्ध के नियम भी आज आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बने हुए हैं। स्थल युद्ध के नियम भी आज हवाई इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बने हुए हैं। जल जो युद्ध हैं उनके भी जो हैं नियम बने हुए हैं। तो सबके आप देखिए कि ये सारे नियम बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि आक्रमण किसी भी स्वरूप में हो सकता है। तो चूंकि उस समय हवाई इस तरह का नहीं था, तो आप देखेंगे वायुसेना की बात आप इसमें नहीं सुनते हैं। उसके अलावा हाथी सेना है, पैदल सेना है, जल सेना है, ये सारी सेनाएं, उनके बारे में मनु काफी डिटेल से बात करते हैं और आवश्यक अंग के रूप में वो उन्होंने काफी विस्तार से उसके बारे में बताया है। लेकिन अभी चूंकि अपन सप्तांग सिद्धांत के केवल अंगों का एक आधारभूत संरचना अपन देख रहे हैं कि वो क्यों आवश्यक है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो आपको थीम भी ये तैयार करनी है। हर अंग है वो क्या है, किससे मिलके बनता है, उसकी महत्वपूर्ण क्या भूमिका है, और उसके लिए मनु ने कोई विशेष उपबंध बताए हैं। तो हर प्रश्न को आप 4-4, 5-5 पार्टों में जब बांट लेंगे तो आपको उस प्रश्न को हल करने में काफी आसानी होती है और इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ता है कि आप कभी कुछ लिख रहे हैं कभी कुछ। एक थीम आपकी तैयार हो गई, ठीक है। और आप चाहें तो इसके अंदर, मैं कल भी आपको बता रहा था कि इसके अंदर आप डायग्राम से भी समझा सकते हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर लिखें तो आप बेहतरीन तरीके से कोई डायग्राम बनाते हैं, कोई मैप वगैरह, जैसे आप कोई आगे फ्यूचर में इंटरनेशनल वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें मैप वगैरह, ये चीजें क्या होती है कि एक तरीके से जो हम सुनते हैं देखते हैं, तो देखने से एक पिक्चराइजेशन जब आप कर देते हो तो सामने वाला उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो यहां आप इस तरीके से 7 अंग आप बता के उनको बता सकते हो कि राज्य है, मंत्री है, कोष है, दंड है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसा आप एक डायग्राम करके जिसमें 7 कॉलम आप बना दीजिए, पाई चार्ट टाइप का सा बना के, और आप इससे उसको अलग से दिखाएंगे तो जो भी कॉपी जांचने वाला है उसको तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि आपने बहुत अच्छे से इसको देख रखा है। तो ये, और यदि कम समय होता है तो बहुत ही अच्छी ये प्रणाली है। उसमें आप जैसे मान लीजिए राजा है, तो ये राजा के आगे ही आप इसकी संबंधित आप चीजें लिख सकते हैं कि राजा इन इन गुणों से युक्त होगा, राजा धर्म के अधीन होगा, राजा है वो प्रशासनिक दक्षताओं से, धार्मिक दक्षताओं से इनसे युक्त होना चाहिए, नैतिक प्रयोजन। तो जो जो चीजें हैं आप इसके आगे एरो करके और इसको इस तरीके से आप पूरा और बड़ा कर सकते हैं। तो कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से भी आप इनको बता सकते हैं, फिर आप इनका वर्णन भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय होता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को हल करिए। और अंतिम हम जब इसकी बात करते हैं 7वें अंग की, तो वह अंग है मित्र। मित्र को भी मनु ने राज्य के अंग के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि विपत्ति काल जब होती है, आपत्ति काल जब होती है, सामान्य काल, आपत्ति काल, कभी भी हो, मित्र की बहुत बड़ी भूमिका मनु ने मानी है। सामान्य काल होता है तो राज्य के विकास में मित्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भी आप देखते हैं हर राष्ट्र की डेवलपमेंट में उस राष्ट्र की विदेश नीति का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये विदेश नीति क्या है? विदेश नीति यही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे राष्ट्रों के प्रति हमारी क्या नीति है, दूसरे राष्ट्रों के साथ हम किस तरह के भाव रखते हैं, दूसरे राष्ट्रों के लिए हम किस तरह की नीतियों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप पढ़ते हो आयात नीति, निर्यात नीति, कूटनीति, ये सारी जो नीतियां होती हैं ये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे राज्यों के लिए भी हमें करनी पड़ती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसके जितने ज्यादा अधिक मित्र होंगे वह राष्ट्र उतना ही आराम से, इजी गोइंग जिसको आप कह सकते हैं, अच्छे डेवलपमेंट करेगा, और एक वो शत्रुता से कम पीड़ित रहेगा। तो शत्रुता से जब कम पीड़ित होगा तो निश्चित रूप से राज्य का जो धन है वो बजाय युद्ध में, सेना में इनके बहुत ज्यादा खर्च होने के एक न्यूनतम जो आवश्यकता वो करेंगे, बाकी अपना सारा धन किस पे खर्च करेंगे? वो अपने डेवलपमेंट पे करेंगे, ठीक है ना। अन्यथा क्या होता है कि फिर शत्रु राष्ट्र वो नए नए षड्यंत्र रचेगा, नए नए तरीकों से साम दाम दंड भेद की जो नीतियां हैं वो भी आपके इस यहाँ उस राज्य में इस्तेमाल करेगा। तो मनु का मानना है कि उस स्थिति में फिर क्या होगा कि राज्य के सामने नई नई चुनौतियां उत्पन्न होंगी और राज्य उन्हीं में उलझा रहेगा, विकास पे कम ध्यान दे पाएगा, जन कल्याण के कार्यों में कम ध्यान दे पाएगा, आंतरिक जो कानून व्यवस्था है उस पर थोड़ा कम ध्यान दे पाता है। तो आंतरिक समस्याएं ज्यादा बढ़ती है जब आदमी बाहर उनमें उलझे रहते हैं। तो कई चीजें हैं जिनके बारे में मनु ने काफी डिटेल से बात की है, और मनु ने बताया है कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है, उसके एक वैज्ञानिक जो एक सिद्धांत उन्होंने भी दिया है जिसे हम मंडल सिद्धांत में और अधिक क्लियर करेंगे। तो वह बताता है कि मित्र की कौन कौन से राज्य हैं जिनकी प्रकृति हमारी मित्रता की प्रकृति होती है, कौन कौन से राज्य हैं वो शत्रुता की प्रकृति वाले। तो एक वैज्ञानिक, एक सैद्धांतिक उन्होंने जो बताया है। लेकिन मनु कहते हैं कि एक राज्य के लिए मित्र हैं वो बहुत ही आवश्यक है, इसलिए उनको पड़ोसी राज्यों के प्रति भी एक बहुत बेहतरीन नीति बनानी चाहिए।
ताकि अन्य राज्यों से मित्रता उनकी कायम रहे। तो मित्र को भी उसने सप्तांग सिद्धांत में माना है। तो सप्तांग सिद्धांत में इन 7 अंगों की बात मनु करते हैं। क्लियर है? तो आपके यदि प्रश्न आता है तो आप इनको इस तरीके से बताइए। और ये प्रश्न आप, चूंकि ऐसा इनमें कोई भी चीज नहीं है जो हम वर्तमान में भी नहीं देख रहे हैं, सब चीजें आप वर्तमान में देख रहे हैं। राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने बताया है, वही सप्तांग सिद्धांत आज भी हम देखते हैं। ये सारे अंग आज भी आपको मिलते हैं। ठीक है ना? तो एक संप्रभु राज्य के लिए जितनी चीजें आवश्यक होती है वो सारी मनु ने यहां बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मनु के परराष्ट्र नीति के बारे में।